हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो एक नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ वो क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, ज्योग्राफी का। इस चैप्टर में हम सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सौरमंडल की सिर्फ कल्पना मात्र करना भी हमारे लिए थोड़ा सा नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि सौरमंडल है ही इतना बड़ा। लेकिन फिर भी हम आज देखेंगे इस चैप्टर में कि सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी का क्या अस्तित्व है और हमारी पृथ्वी कहाँ है। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, यानी कि आप गिन भी नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ है। सॉरी, छोटी छोटी वस्तुओं से क्या, पूरा जो आपका आकाश है वो भरा हुआ है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। वाह, कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ तो टिमटिमाते से लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें से कुछ की चिमटिमाहट अलग है दूसरे तारों से। कैसे? ये तो हमें चैप्टर में आगे ही पता चलेगा। तो हम देखते हैं आगे। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूरे चंद्र को लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। और वो कौन सा दिन होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वो दिन होता है पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या की रात हो जाती है। अमावस्या वो रात होती है जिसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर आसमान में कोई भी बादल नहीं है तो आप आसमान को अच्छे से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी कि सूरज की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि हम उन तारों को नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही तो है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है, या हम कह सकें कि यह वह तारा है जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के समान ही हैं, लेकिन इसमें बहुत दूर होने के कारण हम लोग उसकी लाइट को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ ही दूरी से दिखने पर सभी वस्तुएं छोटी ही तो दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज ही देख लो, कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के अलग अलग समूहों द्वारा बनाई गई अलग अलग शेप को भी देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत सारी आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र उर्सा मेजर का ही एक भाग है। आपने परिवार, पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपके आसमान में और अधिक तारे, ग्रह, नक्षत्र मंडलों को दिखाएं।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी भाग उत्तर दिशा की ओर उत्तरी तारा इशारा करता है। इसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है, यानी कि आपका जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखो चित्र 1, इसमें सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। तो ये लड़की जो दिखाई दे रही है ये ध्रुव तारे की तरफ देख रही है और इसी ध्रुव तारे से 7 तारों का समूह यानी कि सप्तऋषि बनता है। आगे देखें तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं लाइट नहीं होती है, यानी कि ना तो उनमें लाइट होती है और ना ही उनमें हीट होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी कि जो प्लैनेट होते हैं उनकी ना तो अपनी हीट होती है और ना ही लाइट। प्लैनेट जिसे अंग्रेजी में मतलब प्लैनेट को अंग्रेजी में प्लैनेट ही होता है, हिंदी में हाँ इसे ग्रह कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइप शब्द से प्लैनेट बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमिक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी प्लैनेट का मतलब तो पता चल गया ना आपको कि प्लैनेट एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई, और इसका मतलब होता है कि चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी तो एक ग्रह है, प्लैनेट है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा पाया जाता है उसे सन यानी सूर्य कहा जाता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब आप इस डायग्राम में देखिए। अच्छा, इससे पहले एक फैक्ट है, पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले देखने को मिलते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य यानी कि अनगिनत छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो रिंग बनते हैं वो 3 प्लैनेट पर ही बनते हैं। एक आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर, एक आपका शनि यानी कि सैटर्न और एक यूरेनस यानी कि आपका हो गया जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। JUS, जूस तो सभी पीते हो ना, तो JUS से जूस, जूस मतलब J से मतलब जुपिटर, U से मतलब यूरेनस और आपका बच गया सैटर्न। तो JUS यानी कि जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न ये 3 प्लैनेट हैं जिनके पास रिंग होते हैं। और आप जब जिस ग्लास में जूस पीते हो उस ग्लास का ऊपरी हिस्सा भी तो रिंग की तरह ही होता है ना, तो ऐसे याद रखना है। अब इस डायग्राम में देखें तो हमें मिलता है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है और ये एक नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं। ये पृथ्वी का है, हमारी पृथ्वी का सहचर या इसे चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि जो उपग्रह है चंद्रमा वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं हीट प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास तो अपने चंद्रमा भी हैं। हमारी पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है। अब बात करते हैं सौरमंडल की। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी कि जो आपका सौरमंडल है उसमें जो सूर्य है, सूर्य इतना बड़ा है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सौरमंडल में सबको बांध के रखता है। जैसे पृथ्वी की ओर कोई भी चीज़ गिरती है ना, इसी तरीके से सन का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें सन के आसपास
एक तरीके से बंधी हुई दिखाई देती हैं। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही तो है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज हीट को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो देख लो 15 करोड़ किलोमीटर कितना होता है कि सूर्य इतना गर्म होते हुए भी हमारी पृथ्वी को जला के राख नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य अगर इतना गर्म है तो हमारी पृथ्वी जलकर राख क्यों नहीं हो जाती, तो उसका उत्तर यही होगा कि सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा दूर है। अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अत्यधिक शब्दों को लिखें। तो आप सौर शब्द का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि सौर कुकर होता है, इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी बताना कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सौर से शुरुआत होते हैं। अच्छा, एक तो सौर मंडल ही मिल गया, सूर्य। उसके बाद हम बात करें शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ऐसे दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिन्हें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो जीई का मतलब पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब लिखना, यानी कि जियोग्राफी का अर्थ पृथ्वी के बारे में विवरण लिखना, समझना और पढ़ना है। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो अगर हम इसमें देखें, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। तो जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ क्या होता है, जियोलॉजी होता है। और स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का मापन जियोमेट्री कहलाता है। और पृथ्वी के आकार को जियोइड कहते हैं। तो ये आपके 3 अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जियो से शुरुआत होती है, जिनका 3 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पृथ्वी का अध्ययन यानी कि जियोलॉजी, पृथ्वी का मापन यानी जियोमेट्री, और पृथ्वी का आकार यानी जियोइड। अब हम बात करते हैं ग्रह के बारे में। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस और नेपट्यून। इसके लिए एक न्यूमोनिक भी है जो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और इससे आप याद भी आसानी से कर पाएंगे सभी ग्रहों को एक क्रम में। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई मतलब मरकरी, वेरी मतलब वीनस, एफिशिएंट मतलब अर्थ, मदर मतलब मार्स, जुपिटर जस्ट मतलब जुपिटर, सर्व्ड मतलब सैटर्न, अस मतलब यूरेनस, नट्स मतलब नेपट्यून। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये सभी के सभी आपको 7 ग्रह एक सीक्वेंस में याद करने में मदद करेंगे। ग्रह तो 8 थे, लेकिन अब 7 ही रह गए, क्योंकि प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। आगे देखें, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से ही मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। पता चला खगोल शास्त्री कौन होता है, जो खगोल पिंड और उनकी गति के बारे में अध्ययन करें। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। तो ये सवाल ज़रूर आता है कि यह बात किसने कही थी कि सभी ग्रह और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। तो यह बात हमारे देश के आर्यभट्ट ने कही थी, जो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें आगे, तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित
पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं? 8 कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां प्लूटो, जो कि अब नहीं है, पहले था। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। दीर्घवृत्ताकार मतलब इलिप्टिकल फॉर्म में फैले हुए हैं और यही क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लग जाते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। पहला कि सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। वेरी गुड। अच्छा, अगला सवाल का जवाब दो। जो पृथ्वी का ट्विंस यानी पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को माना जाता है? वेरी गुड, शुक्र को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। अब बात करें, अच्छा एक और सवाल। बुध को कितने दिन का समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में? जल्दी बताना। वेरी गुड, 88 यानी 88 दिनों का समय लगता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह ही माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह सभी ग्रहों की तरह सूर्य के परमानेंट चक्कर नहीं लगाते। तो कौन से 2 ग्रह जिनको प्लैनेट की कैटेगरी से हटाया गया? 2003 यूवी 313 जो कि 2003 में खोजा गया था, सिरस बोलते हैं, और एक प्लूटो। ये अब बौने ग्रह बन गए हैं। इनको कब? अगस्त 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो पृथ्वी है आकार में 5वां और सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब यानी कि जियोइड कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, यानी कि एक अंडे के आकार का। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन भी मौजूद करवाती है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी का सौरमंडल सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। यानी पृथ्वी के सौरमंडल के अंदर पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि खोज के अनुसार सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए वो अनुकूल हैं, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 150 करोड़ किलोमीटर दूर कैसे है हमारी पृथ्वी सूरज से। आगे हम बात करें चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। व्यास का मतलब आप साइज लगा सकते हो कि अगर हम चंद्रमा देखें तो हमारी पृथ्वी में 4 चंद्रमा समा जाएंगे। इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है। यानी कि सन हमें इसीलिए बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है। यह लगभग
3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं कि कहाँ वो 150 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य, और कहाँ चंद्रमा सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं कि चंद्रमा को भी अपनी लाइट सूर्य से ही मिलती है। अगर अचानक से चंद्रमा की लाइट और सूर्य की लाइट ख़त्म हो जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि हम एक ऐसे कमरे में आ गए हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा है और हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप पृथ्वी पर होते हुए भी आपको सभी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जैसे कि आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जहाँ सिर्फ अंधेरा है और आप खुद को भी नहीं देख पा रहे हैं, अगर सूर्य की लाइट बंद हो जाती है तो। क्योंकि सूर्य ही तो है जो सभी को लाइट देता है। अच्छा, ऐसे में हमारे बल्ब वगैरह भी कुछ ही समय तक जलेंगे, क्योंकि इन बल्ब को, इन सबको एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सारी एनर्जी सन से आती है। सॉरी। अब बात करते हैं हम उपग्रह की। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाता है और ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। कुछ एक उपग्रह प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि मून पृथ्वी का एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है, और कुछ एक उपग्रह मानव द्वारा निर्मित होते हैं। यह उपग्रह कृत्रिम पिंड हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया गया है। यानी कि हमारे जितने भी टेलीविज़न पे शो आते हैं, जितने भी चैनल आते हैं, रेडियो पे चैनल आते हैं, हम इंटरनेट चलाते हैं, ये सभी के सभी मानव द्वारा निर्मित उपग्रह के कारण ही हो पाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसेट, IRS, एड्यूसेट आदि हैं। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, रॉकेट से किस तरीके से उपग्रह गया, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। अब बात करें चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बुध कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है? 88 दिनों में। और चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिनों में। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। यानी कि पृथ्वी का तो चक्कर लगा ही रहा है चंद्रमा, साथ ही साथ चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। अब जितना समय चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने पर लेता है उतना ही समय वो पृथ्वी का चक्कर लगाने में लेता है। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर भी उसी समय पर घूम रहा है और पृथ्वी का चक्कर भी वो उतने ही समय में लगा रहा है। यानी कि ये दोनों ही समय बराबर होने के कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा की सिर्फ एक ही सतह को देख पाते हैं। आज तक चंद्रमा की दूसरी सतह को हम नहीं देख पाए हैं। उसकी वजह यही है। आगे देखें तो चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं हैं। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं खड्डे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी कि जो हमें चांद पर दाग दिखाई देते हैं वो दाग एक्चुअली कोई श्राप नहीं है। वो परछाई है जो वहाँ पर मौजूद पर्वत और पहाड़ों की हैं, जो हमें चांद पर पूर्णिमा वाले दिन दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रह की। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कौन? मंगल और बृहस्पति, यानी मार्स और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद छोटे छोटे ग्रहों में टूट गए। यानी कि ये क्षुद्र ग्रह पहले बड़े ग्रह के ही हिस्से होंगे, लेकिन अंतरिक्ष में कोई ब्लास्ट हुआ होगा जिसकी वजह से ये सभी ग्रह टूट के पत्थरों में कन्वर्ट हो गए और वही पत्थर हमें क्षुद्र ग्रह के रूप में दिखाई देते हैं। अब बात करें उल्का पिंड की।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि उल्का पिंड जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह से अलग होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये पत्थर। ठीक है, याद रखना, ग्रहों के चक्कर नहीं लगाते, क्योंकि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं और उल्का पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये सीटेट में भी पूछी जाने वाली बात है, मैं पहले बता रहा हूँ कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड दोनों ही अलग होते हैं। क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं ग्रहों के और उल्का पिंड ग्रह चक्कर लगाते हैं किसके? वेरी गुड, सन यानी कि सूर्य के। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रतिक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरीके से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, जिससे धरातल पर खड्डा भी बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का एक समूह है। यही पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है। हमारा सौरमंडल इसी मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश में एक बहती नदी से की गई थी। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में प्रकाश की कोई नदी बह रही है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आप इस चित्र में देखो तो आपको लगेगा कि अंतरिक्ष में प्रकाश की नदी बह रही है, उसे आकाशगंगा कहा गया है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं और न जाने कितनी जानकारी ऐसी है जिसे वो अभी तक एकत्र नहीं कर पाए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी का। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इनमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप इस ब्रह्मांड में कितनी छोटी चीज़ हैं। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब हम इस चीज़ के बारे में भी पता लगा लेंगे, क्योंकि इसका पता लगाने वाले कोई और नहीं, हम ही तुम या तुम में से ही कोई एक बच्चा होगा जो बड़ा होके एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और इस तरीके की खोज को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें अभ्यास वाले जो प्रश्न हैं ये आप खुद करेंगे, क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से सुना है। आप अपने शब्दों में इन सब का आंसर लिखें और बताएं कि चैप्टर कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।